प्यारे बच्चों, एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, सॉइल इन इंडिया, भारत में मृदा। सबसे पहले तो ये जानिए, स्टडी ऑफ सॉइल पीडोलॉजी कहलाता है। क्रस्ट का जो ऊपरी थिन लेयर होता है यही है सॉइल। हम कह सकते हैं कि सॉइल बेसिकली रॉक पार्टिकल्स, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स और ह्यूमस का मिश्रण है। यहाँ ऑर्गेनिक मटेरियल्स का मतलब क्या है? जो पेड़ पौधे जीव जंतुओं के अवशेष होते हैं, जब वो डेड हो जाते हैं वो मिट्टी का रूप धारण कर लेते हैं, वही क्या है? ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं। और यहाँ ऊपर रॉक पार्टिकल्स और मिनरल्स, इन्हें आप इनऑर्गेनिक मटेरियल्स कह सकते हैं। और ह्यूमस क्या है? ये जो हमने ऑर्गेनिक मटेरियल्स की बात की थी, जो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के अवशेष हैं, ये अगर पूरी तरीके से डिकम्पोज्ड हो जाते हैं तो ये ह्यूमस का रूप धारण कर लेते हैं। तो ह्यूमस क्या है? ह्यूमस गहरे भूरे या काले रंग का होता है। ये ऑर्गेनिक मटेरियल के डिकम्पोज्ड होने के बाद बनता है। अलग अलग प्रकार की मिट्टियों में ह्यूमस की मात्रा अलग अलग होती है, लेकिन भारत में जितनी भी मिट्टियां हैं ना, उनमें आप देखेंगे ह्यूमस की मात्रा लगभग कम ही पाई जाती है। ह्यूमस के होने से मिट्टी में नमी को धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, तो पेड़ पौधों के ग्रो होने के लिए ये बहुत ही लाभदायक है। नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल का निर्माण। आखिर कैसे सॉइल फॉर्मेशन हुआ है ये हम समझते हैं। पहला स्टेप तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स है। चट्टानों के अपक्षय के कारण सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स का मतलब क्या है? वेदरिंग ऑफ रॉक्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें चट्टान टूटकर छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल जाती है। यही मिट्टी के बनने का पहला एक स्टेप कह सकते हैं। ये होता कैसे है? जैसे मान लीजिए ये चट्टान है, जिस स्थान पर ये चट्टान है वहाँ का टेम्परेचर में लगातार जब चेंज होता रहता है, वहाँ बारिश होती है, हवाएं चलती हैं, उसके कारण चट्टान छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है। जैसे मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ा तो चट्टान क्या होगी? थोड़ा फैलेगी। जो ही टेम्परेचर कम होगा चट्टान क्या होगी? सिकुड़ेगी। मान लीजिए दिन में टेम्परेचर ज़्यादा है तो चट्टानें फैलेंगी, रात को टेम्परेचर कम है तो चट्टानें सिकुड़ेंगी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यही है कि पूरी चट्टान में ये फैलना सिकुड़ना एक साथ नहीं होता, क्योंकि जो बाहरी हिस्सा है ये टेम्परेचर का इस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने से बाहरी हिस्सा ज़्यादा फैलेगा, जबकि अंदर का हिस्सा उसके कंपैरिजन में कम फैलेगा। और टेम्परेचर जैसे कम होगा बाहर का हिस्सा जल्दी सिकुड़ेगा, अंदर का हिस्सा बाहर के मुकाबले में कम सिकुड़ेगा। इसके कारण होगा क्या? क्रैक्स आ जाते हैं। अभी इन्हीं क्रैक्स में वर्षा का पानी भर जाता है, हवाएं चलती हैं। तो इस प्रकार इन सब क्रियाओं के कारण चट्टानें छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती हैं। और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स एक जगह इकट्ठे होते रहते हैं, कई लाखों वर्षों तक इकट्ठा होते हैं और यही मिट्टी का रूप धारण कर लेते हैं। अब कुछ समय बाद होता क्या है? यही जो इकट्ठा हुए पार्टिकल्स हैं, इनमें पेड़ पौधे उग जाते हैं, प्लांट्स उग जाते हैं, और यहीं वो डेड भी हो जाते हैं। ऐसे ही जीव जंतु भी डेड हो जाते हैं और वो भी इसी मिट्टी का हिस्सा बन जाते हैं। तो इस प्रकार मिट्टी का निर्माण होता है। अगर मैं एक प्रश्न आपसे पूछूं कि सॉइल फॉर्मेशन को प्रभावित करने वाले मेन कारक कौन कौन से हैं, यही आपका टॉपिक है, तो 5 इम्पॉर्टेंट कारक हैं जो सॉइल फॉर्मेशन को प्रभावित करते हैं। पहला, पेरेंट रॉक या मूल चट्टान। जिस चट्टान से ये छोटे छोटे पार्टिकल्स टूटे हैं, उस चट्टान के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण हुआ है। या अगर वो चट्टान कमज़ोर है तो जल्दी टूट जाएगी, जल्दी मिट्टी का निर्माण होगा। अगर वो कठोर है, मजबूत है, तो मिट्टी का निर्माण होने में समय लगेगा। तो पहला कारक कौन सा है? पेरेंट रॉक। दूसरा, क्लाइमेट। क्लाइमेट पे कैसे डिपेंड कर रहा है? जो रेट ऑफ वेदरिंग है ये उस जगह के क्लाइमेट पर भी डिपेंड करेगा। अगर अलग अलग जगह क्लाइमेट अलग अलग है, वही चट्टान आप रख दीजिए तो उनका जो वेदरिंग होने का रेट है ना, वो अलग अलग होगा। तीसरा किस पे डिपेंड करेगा? रिलीफ या स्लोप पर। ये क्या है भैया? मतलब मान लीजिए
कोई चट्टान है, उससे कुछ पार्टिकल टूटे हुए हैं। अब वो अगर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हैं और बहुत तीखी स्लोप से नीचे आ रहे हैं, तो इरोजन प्रक्रिया के होने के कारण वो और छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल जाएंगे। इससे होगा क्या, मिट्टी बनने की जो प्रक्रिया है वो उसमें वृद्धि आएगी, अगर वो पार्टिकल बहुत ऊंचाई से या बहुत तीखे स्लोप से नीचे गिर रहे हैं। घर्षण मान लीजिए, इरोजन मान लीजिए, उस कारण से वो पार्टिकल और जल्दी जल्दी छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ते जाएंगे, तो इससे मिट्टी बनने में और हेल्प होगी। तो रिलीफ और स्लोप का भी बहुत बड़ा रोल है। और चौथा, ऑर्गेनिक प्रोसेस। मतलब ऑर्गेनिक प्रोसेस क्या है, जो प्लांट या पेड़ पौधे या जीव जंतु डेड होकर मिट्टी में बदल जा रहे हैं, मिट्टी का ही रूप धारण कर लेते हैं, ये ऑर्गेनिक प्रोसेस है। ये भी मेन फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन को प्रभावित करने का। और पांचवा, टाइम। टाइम भी एक इम्पोर्टेंट कारक है जो सॉइल फॉर्मेशन को प्रभावित करता है, क्योंकि इन सभी प्रोसेस को होने में बहुत लंबा समय लगेगा। जितना लंबा समय बीतता जाएगा, मिट्टी की जो परत है वो मोटी होती जाएगी। तो ये 5 इम्पोर्टेंट कारक हैं जो सॉइल फॉर्मेशन को प्रभावित करते हैं। इसके बाद के टॉपिक में हम सॉइल प्रोफाइल पढ़ेंगे, मृदा प्रच्छेदिका पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो अलग अलग लेयर्स हैं मिट्टी की, उन्हें हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको होनी चाहिए कि वर्ल्ड सॉइल डे हर वर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, आज हम मिट्टी की प्रोफाइल और उसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार के लेयर को देखेंगे। देखिए, अगर ज़मीन में हम गड्ढा खोद कर देखें तो मिट्टी की अलग अलग लेयर्स दिखाई देंगी, और इन्हीं लेयर्स को होराइज़न कहा जाता है। इन्हीं को हमें पढ़ना है। सबसे ऊपरी लेयर आपको जो दिखाई दे रही है मिट्टी की, इसे ओ होराइज़न कहा जाता है। यहाँ ओ का मतलब है ऑर्गेनिक, तो इसका मतलब इस लेयर में ऑर्गेनिक मैटर की अधिकता होगी। अर्थात हम कह सकते हैं इस लेयर में डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स और इनके अवशेष की मात्रा अधिक होगी। और यही ऑर्गेनिक मटेरियल जब डिकम्पोज्ड हो जाएगा तो ह्यूमस का निर्माण करेगा, तो ह्यूमस भी यहाँ पाई जाएगी इस ओ लेयर में या ओ होराइज़न में। इसके बाद जो लेयर है इसे टॉप सॉइल कहा जाता है या ए होराइज़न कहा जाता है। इस लेयर में ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक मटेरियल थे वो पूरी तरीके से डिकम्पोज्ड हो जाते हैं इस लेयर में, तो ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है। इसके अलावा इस होराइज़न में मिनरल्स की भी अधिकता पाई जाती है, और सभी छोटे प्लांट्स की जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वो इस लेयर में फैली होती हैं। ये लेयर की खासियत ये है कि ये बहुत सॉफ्ट और पोरस होती है, जिस कारण से हवा और पानी को होल्ड करने की क्षमता इसमें होती है। यह लेयर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीवों का घर भी है, जैसे अर्थवॉर्म जिसे केचुआ कहा जाता है, फंजाई कवक जिसे कहा जाता है, बैक्टीरिया, इन सब का ये घर है ये लेयर। इसके नीचे वाली जो लेयर है जिसे बी होराइज़न या सब सॉइल कहा जाता है, ये लेयर टॉप सॉइल से ज़्यादा हार्ड है और टॉप सॉइल से ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। ये इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है टॉप सॉइल के मुकाबले, और इस लेयर में भी मिनरल्स पाए जाते हैं। और इस लेयर्स में बहुत बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनकी रूट्स यहाँ तक पहुँचती हैं, उनकी जड़ें यहाँ तक पहुँचती हैं और यहाँ से मिनरल्स लेकर जाती हैं। और इस लेयर की खासियत ये है कि टॉप सॉइल जो लेयर थी ऊपर वाली, उससे ज़्यादा वाटर होल्ड करने की क्षमता इस बी होराइज़न में है। प्यारे बच्चों, इंडियन ज्योग्राफी का क्लास 6 से क्लास 12 जो एनसीईआरटी समरी कोर्स है वो श्री अड्डा एप्लीकेशन पर लॉन्च हो चुका है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में श्री अड्डा एप्लीकेशन का लिंक है। एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। बेहतरीन कोर्स है ये, जो आपके सारे बेसिक क्लियर कर देगा। ये सभी क्लासें पूरी एनिमेशन की सहायता से होंगी, तो सब कुछ आप बारीकी से समझ सकते हैं, और वो भी बहुत कम समय में। इसके नीचे जो लेयर है इसे सी होराइज़न कहा जाता है। इस लेयर में जो वेदर्ड रॉक पार्टिकल हैं वो पाए जाते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि मिट्टी बनने की जो पहला स्टेप है वो है जो चट्टान है उसका वेदरिंग होना। तो वेदरिंग होने के बाद जो चट्टानें छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती हैं ना, वो पार्टिकल इस सी होराइज़न में पाए जाते हैं। तो
तो मतलब आप कह सकते हैं कि मिट्टी बनने का जो पहला स्टेप है यही है, शुरुआत में मिट्टी का ये भाग बनता है। और इसके नीचे क्या होगा, कॉमन सेंस है, इसके नीचे चट्टान होगी। तो इस लेयर को आर होराइजन या बेडरॉक कहा जाता है। ये लास्ट वाली लेयर है, इस लेयर में अनवेदर्ड रॉक पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि इसी चट्टान का वेदरिंग होने के बाद इसके ऊपर वाली जो लेयर सी होराइजन बनती है, और पूरी मिट्टी की जो क्वालिटी है वो इसी चट्टान पर डिपेंड करेगी, क्योंकि इसी चट्टान से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो ये था प्यारे बच्चों सॉइल प्रोफाइल। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है टाइप ऑफ सॉइल, मिट्टियों के प्रकार। देखिए, इस टॉपिक को 2 प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। पहला तो सॉइल के पार्टिकल्स के आधार पर मिट्टियों के बंटवारा या मिट्टियों के प्रकार। दूसरा, मिट्टी की उत्पत्ति, जेनेसिस जिसे कह सकते हैं, कलर, लोकेशन, कॉम्पोजिशन के आधार पर मिट्टियों के प्रकार। सबसे पहला टॉपिक हमारा यही है कि सॉइल पार्टिकल्स के आधार पर जो मिट्टियों के प्रकार हैं वो। यहाँ आप देखेंगे मुख्य तौर पर तो ये 3 ही टाइप की हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले। इसके अलावा कुछ और टाइप हैं, उनका निर्माण इन्हीं 3 को आपस में मिलाने से होता है। जैसे आपको पढ़ना है लोमी मिट्टी के बारे में, जो इन्हीं तीनों के मिश्रण के बाद बनती है, मुख्य तौर पर सैंड और क्ले के मिलने के बाद बनती है। तो इन 4 प्रकार की मिट्टियों को पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं सैंड की या बलुई मिट्टी की। इसकी खासियत क्या है, इसके जो पार्टिकल हैं वो पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं। पार्टिकल बड़े होने के कारण उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में जो स्थान है बहुत ज़्यादा जगह होती है, इसलिए ये मिट्टी वाटर और मिनरल्स को होल्ड नहीं कर पाती है, पौधों के लिए उचित नहीं है। बीच पर आपने देखा होगा सैंड, ये वही है। उसके बाद सिल्ट। सिल्ट की बात करें, इस सिल्ट के जो पार्टिकल हैं वो सैंड के मुकाबले छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये भी बहुत कम पानी होल्ड कर पाते हैं, कुछ पानी ही होल्ड कर पाते हैं। इसके बाद आती है क्ले। इसके पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आप उन्हें अपनी साधारण आँखों से देख भी नहीं सकते हैं, और पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत कम होता है। पानी होल्ड करने की क्षमता इसकी सबसे ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा पानी ये होल्ड करते हैं। कुम्हार जिस मिट्टी का यूज़ करते हैं ना मिट्टी के बर्तन बनाने में, वो यही मिट्टी है, क्ले मिट्टी है। तो क्या कृषि के लिए हेल्पफुल होगी? तो कृषि के लिए भी ये उतनी हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी अपने आप में होल्ड करके रखती है। कई पौधों की जो जड़ें हैं वो अधिक पानी होने के कारण सड़ जाएंगी, तो पौधे खराब हो जाएंगे। तो कुम्हार के लिए भले ही ये वरदान है, लेकिन किसानों के लिए वरदान नहीं है। इसके बाद जो हमें मिट्टी पढ़नी है वो लोमी मिट्टी है, दुमटी मिट्टी या दोमट मिट्टी कह सकते हैं। इसका कलर आप देखेंगे डार्क है, डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर का ये होता है। इस मिट्टी की खासियत ये है कि इसमें छोटे पार्टिकल्स भी हैं और बड़े पार्टिकल्स भी हैं। कह सकता हूँ मैं कि इसमें क्ले के पार्टिकल्स भी हैं और सैंड के पार्टिकल्स भी हैं। इसकी पानी को होल्ड करने की क्षमता अधिक तो होती है, लेकिन चिकनी मिट्टी से कम ही होती है, जो पौधों के लिए बहुत उचित होता है। और इस मिट्टी की खासियत ये है कि इसमें ह्यूमस भी पाया जाता है। पिछले लेक्चर्स में हमने ह्यूमस की बात भी की थी कि जो ऑर्गेनिक मैटर हैं उनके डिकम्पोज होने के बाद ह्यूमस का निर्माण होता है। और ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं ये भी मैंने बताया था कि जो डेड प्लांट्स हैं और डेड एनिमल्स हैं उनके अवशेष, ये सभी ऑर्गेनिक मैटर हैं। इन्हीं के डिकम्पोज होने के बाद ह्यूमस का निर्माण होता है। ह्यूमस के कारण ही तो इसका कलर डार्क हो जाता है। और इस मिट्टी में मिनरल्स भी होते हैं। तो कृषि के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी यही है। किसानों के लिए कृषि करने योग्य सबसे उपयोगी मिट्टी यही है। प्यारे बच्चों, मिट्टी के प्रकार का टॉपिक चल रहा था, जिसे 2 प्रकार से क्लासिफाइड किया गया था। पहला, सॉइल पार्टिकल के आधार पर मिट्टियों के जो प्रकार हैं वो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा, मिट्टी की उत्पत्ति, उसके कलर, उसकी लोकेशन, उसके कॉम्पोजिशन के आधार पर जो प्रकार हैं, जो बंटवारा है, वो हम पढ़ने वाले हैं। ये 8 प्रकार की मिट्टियां हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। उससे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखिए, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद।
जिसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। इसने भारत के अंदर अलग अलग प्रकार की मिट्टियों का स्टडी की। तो मिट्टियों के कलर, उसके कॉम्पोजिशन, लोकेशन, उत्पत्ति के आधार पर 8 भागों में इसने बांटा है। कौन कौन से? पहले है जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल, दूसरी है काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल, तीसरी है लाल या एंड पीली मिट्टी, रेड एंड येलो सॉइल, चौथी है लेटेराइट मिट्टी, पांचवी है शुष्क मिट्टी जिसे एरिड या डिज़र्ट सॉइल कह देते हैं, और छठी है लवणीय मिट्टी जिसे सैलाइन या एल्कलाइन सॉइल कह देते हैं, और सातवीं है पर्वतीय और वन मिट्टी जिसे माउंटेनियस एंड फॉरेस्ट सॉइल कह देते हैं, और आठवीं है पीट या दलदली मिट्टी। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल। इसके अंदर लगभग 40% सैंड होता है, 40% क्ले के पार्टिकल होते हैं, 20% सिल्ट के पार्टिकल होते हैं। तो इससे पहले आपने जो लोमी मिट्टी पढ़ा था ना, तो ये उसी कैटेगरी में आ जाती है इसके पार्टिकल के आधार पर। और भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी ये जलोढ़ मिट्टी ही मानी जाती है। और भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में, लगभग भारत के 43% क्षेत्रफल में जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। मैप में अगर मैं आपको दिखाऊं किस क्षेत्र में ये पाई जाती है, तो पंजाब से लेकर आसाम तक जो ये उत्तर भारत का विशाल मैदान है, इस विशाल मैदान में ये पाई जाती है। इसके अलावा तटों की ओर अगर आएंगे, तटीय मैदानों की ओर, यहाँ पे जो नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों के डेल्टा जहाँ बनाती है, यहाँ इस क्षेत्र में भी ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा नर्मदा जो एस्चुरी का निर्माण करती है, इस रीजन में भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में आप देखेंगे ह्यूमस, लाइम और ऑर्गेनिक मैटर ये सब प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमस की अगर बात करें, पहले भी हमने बताया था भारत की मिट्टियों में ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस तो यहाँ प्रेजेंट है लेकिन बहुत कम मात्रा में ही पाई जाती है। तो भारत की मिट्टियों की अगर बात करेंगे तो आप ऑटोमेटिक सोच लीजिएगा उसमें ह्यूमस की कमी ही होती है, कम मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा इस मिट्टी में पोटाश की मात्रा बहुत अधिक है और फास्फोरस की कमी पाई जाती है इस मिट्टी के अंदर। ये जो जलोढ़ मिट्टी है, क्या आप जानते हैं ये कैसे आई है? तो ये नदियों के द्वारा ट्रांसपोर्ट करके डिपॉजिट की गई है इस प्लेन वाले रीजन में। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जो रिवर सिस्टम है, ये और इनकी जो सहायक नदियां हैं जो हिमालय से आ रही हैं, अपने साथ जो पर्वतों के कण धीरे धीरे लाकर इस मैदानी क्षेत्र में बिछा दे रही हैं। तो ये जलोढ़ मिट्टी उसी का परिणाम है। तो कह सकते हैं जो एलुवियल सॉइल है ये डिपोजिशनल सॉइल है, जो नदियों के द्वारा ट्रांसपोर्ट करके इस मैदानी रीजन में लाई गई है। और इस जलोढ़ मिट्टी की खासियत ये है जो इस मैदानी क्षेत्र में है, अगर आप वेस्ट से ईस्ट साइड में जाएंगे तो सैंड पार्टिकल जो हैं वो कम होते जाते हैं, मतलब जो मोटे पार्टिकल हैं उनकी कमी होती जाती है जैसे जैसे आप वेस्ट से ईस्ट साइड में जाते हैं। और एलुवियल सॉइल की खासियत ये है, ये 2 प्रकार की पाई जाती है। एक ओल्ड एलुवियल सॉइल जिसे भांगर कहा जाता है, और एक न्यू एलुवियल सॉइल जिसे खादर कहा जाता है। समझने का प्रयास करें, जैसे ये नदियों के द्वारा मिट्टी लाई गई है, तो नदियां हर साल जब बाढ़ उनमें आती है, जिस रीजन तक ये पानी फैलता है वहाँ की जो मिट्टी है वो हर साल रिचार्ज हो जाती है, नई हो जाती है। तो वहाँ पर कौन सी एलुवियल सॉइल होगी? न्यू एलुवियल सॉइल होगी, नई जलोढ़ मिट्टी होगी जिसे खादर कहा जाता है। और वो रीजन जो नदियों से बहुत दूर का रीजन है, जहाँ बाढ़ का पानी अब नहीं पहुँच पाता, जो नदियों के द्वारा बहुत पहले डिपॉजिट कर दी गई है मिट्टी, तो ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, इसे भांगर मिट्टी कहा जाता है। और इन दोनों ही प्रकार की मिट्टियों में कंकर पाए जाते हैं जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं ना, इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, ये दोनों ही प्रकार की मिट्टियों में पाए जाते हैं, भांगर और खादर। देखिए इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये रीजन आपने बहुत देखा होगा, अगर आप उत्तर प्रदेश या नॉर्थ प्लेन के निवासी हैं तो ये रीजन आपको बहुत ऐसा दिखाई देता होगा। तो ये इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है, जो ग्रंथियाँ कह सकते हैं ना, कंकड़ जैसी होती हैं, वो यहाँ बहुत पाई जाती हैं।
एलुवियल सॉइल का कलर की अगर बात करें, लाइट ग्रे टू ऐश ग्रे इसका कलर होता है। और इस एलुवियल सॉइल में गेहूँ, मक्का, गन्ना, दालें, तिलहन ये सब ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती हैं। तो ये थी जलोढ़ मिट्टी। इसके बाद हम रेड एंड येलो सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, बात करते हैं रेड एंड येलो सॉइल की। इसका कलर रेड क्यों होता है? क्योंकि इस मिट्टी के अंदर आयरन और आयरन के ऑक्साइड, जिसे फेरिक ऑक्साइड आप कह सकते हैं, इनकी उपस्थिति के कारण इसका कलर रेड होता है। जब ये मिट्टी सूखी होती है तब ये रेड कलर की होती है। जब ये हाइड्रेटेड हो जाती है, मतलब जब ये गीली हो जाती है, इसमें नमी आ जाती है, तो इसका कलर येलो हो जाता है। भारत के कुल क्षेत्रफल के 18.5% हिस्से में रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है। सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ रेड सॉइल। देखिए, रेड सॉइल का जो फॉर्मेशन है, ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक जो होती है, क्रिस्टलाइन आग्नेय चट्टानें जो होती हैं, उन्हीं के वेदरिंग और इरोजन के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। याद रखिए, इस मिट्टी का निर्माण केवल और केवल लो रेनफॉल रीजन में ही होता है। तो दो कंडीशन है इस मिट्टी के फॉर्मेशन का। पहला, जो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक है, जो जमीन से लावा बाहर आकर ठंडा होकर जो चट्टान का रूप धारण किया है, वो इग्नियस रॉक है। तो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक के ऊपर इसका फॉर्मेशन होता है, लेकिन लो रेनफॉल वाले रीजन में। अब भारत के मैप में देखिए किन किन जगह पर ये मिट्टी पाई जा रही है। ये वो सभी रीजन है जो लो रेनफॉल वाले एरिया है। सबसे पहले देखिए, डेक्कन प्लेटू के ईस्टर्न और सदर्न साइड में, पूर्वी और दक्षिण साइड में देखिए डेक्कन प्लेटू के ये मिट्टी पाई जा रही है। उसके बाद थोड़ा ऊपर जाएंगे, उड़ीसा छत्तीसगढ़ वाला जो इलाका है, और कह सकते हैं जो ये गंगा नदी है, तो मिडिल गंगा प्लेन के दक्षिण का जो हिस्सा है, इस हिस्से में ये मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा जो वेस्टर्न घाट हमने पढ़ा हुआ है, वेस्टर्न घाट के जो पिडमोंट वाला इलाका है, पिडमोंट जोन है, या कह सकते हैं वेस्टर्न घाट के फुट हिल रीजन में ये मिट्टी पाई जाती है। क्योंकि आपको बताया लो रेनफॉल वाला इलाका होना चाहिए, तो जो भी नॉर्थ वेस्ट से मानसून आता है, वो वेस्टर्न घाट से टकराकर वेस्टर्न घाट की ओर ही, अर्थात पश्चिम दिशा में ही बारिश हो जाती है। पूर्व दिशा में बारिश नहीं हो पाती, वो इलाका लो रेनफॉल वाला इलाका बन जाता है। तो रेड एंड येलो सॉइल के फॉर्मेशन के लिए वो इलाका बेस्ट है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के कई हिस्से में भी ये मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, इस मिट्टी को ओमनीबस ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, जो लाल मिट्टी है ना, रेड एंड येलो सॉइल है, जब ये इसके कण बारीक होते हैं, जब बहुत ही फाइन पार्टिकल्स हैं, तो वो मिट्टी थोड़ी फर्टाइल होगी, उपजाऊ होगी। अगर इसके पार्टिकल सैंड की तरह मोटे मोटे हैं, तो वो मिट्टी फर्टाइल नहीं होगी। इस मिट्टी के अंदर मुख्य तौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी में मुख्य तौर पर किन किन चीज़ों को, किन किन फसलों को उगाया जाता है? वीट, कॉटन भी कुछ मात्रा में यहाँ पर उगाया जाता है। ऑयल सीड, तिलहन जिसे कह सकते हैं। मिलेट्स, जो मोटे अनाज हैं जैसे बाजरा, ज्वार। तंबाकू की खेती इसमें होती है। दालों की खेती होती है इसमें। पल्सेस की खेती इसमें होती है। तो रेड एंड येलो सॉइल के बारे में इतनी चीज़ें आप याद रखिए। ब्लैक सॉइल, भारत के कुल 15% क्षेत्रफल में ब्लैक सॉइल पाई जाती है। मुख्य तौर पर आप देखेंगे मैप में, तो डेक्कन प्लेटू का जो ज़्यादातर हिस्सा है ना, वो ब्लैक सॉइल से ही ढका हुआ है। अगर राज्यों की बात करें, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में मुख्य तौर पर फैली हुई है। इसके अलावा गुजरात, आंध्र प्रदेश और ये तेलंगाना वाला रीजन, और राजस्थान, ऊपर राजस्थान देख रहे हैं, कुछ पार्ट राजस्थान का और थोड़ा सा पार्ट छत्तीसगढ़ का, और कर्नाटक वाले रीजन में भी ये फैली हुई है। गोदावरी कृष्णा नदी का जो अपर रीजन देख रहे हैं आप, इसके अलावा जो डेक्कन प्लेट्यू का जो नॉर्थ वेस्ट इलाका है, यहाँ पर ब्लैक सॉइल बहुत डीप में पाई जाती है, बहुत गहराई तक ब्लैक सॉइल पाई जाती है। इसके कारण को समझने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि इसका निर्माण हुआ कैसे ब्लैक सॉइल का। प्यारे बच्चों, ब्लैक सॉइल का जो निर्माण है
वो ज्वालामुखी लावा जब बाहर निकला, ज़मीन से बाहर निकला और बाहर आकर जब ठंडा होकर बेसाल्ट चट्टान का रूप इसने धारण कर लिया, और इसी चट्टान के वेदरिंग और इरोजन के कारण ही जो मिट्टी का निर्माण हुआ वो ब्लैक सॉइल है। क्योंकि ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये डेक्कन ट्रैप वाला इलाका है। ये हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू चैप्टर पढ़ाते समय बताया भी हुआ था कि कई चरणों में यहाँ से लावा निकला और ट्रैप हो गया। ये डेक्कन ट्रैप वाले रीजन में बहुत अधिक लावा निकलने के कारण तो स्वाभाविक तौर पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो काली मिट्टी पाई जा रही है ये बहुत डीप तक है, बहुत गहराई तक काली मिट्टी पाई जाएगी। काली मिट्टी को रेगूर सॉइल भी कहते हैं। इसके अलावा ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि कॉटन के लिए बहुत परफेक्ट है। ये ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए परफेक्ट है। कारण ये है कि ब्लैक सॉइल की खासियत ये है कि नमी को बहुत देर तक होल्ड कर सकती है, ये पानी को बहुत देर तक अपने में होल्ड करके रख सकती है, जो कॉटन अथवा कपास की खेती के लिए एकदम परफेक्ट है। एक प्रश्न मेरा आपसे है कि इंटरनेशनल स्तर पर इस काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, ये आप कमेंट करके बताइए, थोड़ा रिसर्च कीजिए। ब्लैक सॉइल के पार्टिकल्स की बात करें तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत महीन पार्टिकल हैं। तो इसका टेक्सचर किस टाइप का होगा? क्ले टाइप का है। तो ये क्ले सॉइल का एक प्रॉपर्टी रखता है। तो इसका मतलब आपको आप समझ में आ गया होगा, क्ले सॉइल जैसा इसका अगर टेक्सचर है तो पानी को होल्ड करने की क्षमता इसमें बहुत अधिक होगी। जब ये गीली हो जाती है मिट्टी तो एकदम चिपचिपी हो जाती है। जब ये सूख जाती है तो बड़ी बड़ी दरारें इसमें पड़ जाती है। ऐसा दिखाई देता है कि इस खेत को जोत दिया गया है। तो इसीलिए स्वतः जुताई वाली मिट्टी इसको कहा जाता है। सेल्फ प्लॉइंग मिट्टी, इससे मिट्टी को कहा जाता है ब्लैक सॉइल को। अब प्रश्न ये उठता है कि इस मिट्टी में किस चीज़ की अधिकता और किस चीज़ की कमी पाई जाती है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अधिकता की बात करें, आयरन, लाइम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और पोटाशियम की अधिकता पाई जाती है इसमें। कमी किस चीज़ की पाई जाती है? फास्फोरस, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर, इनकी कमी पाई जाती है। अगर ऑर्गेनिक मैटर कम है तो ह्यूमस कम होगा ही, तो ह्यूमस भी इस मिट्टी में बहुत कम पाया जाता है। कौन कौन सी फसलों के लिए ये मिट्टी बहुत उपयोगी है? तो कॉटन सबसे पहले आपको समझ में आ गया, कपास की खेती के लिए, पल्स दालों की खेती के लिए, मिलेट्स में जो बाजरा, ज्वार, जो मोटे अनाज हैं इनको अंग्रेजी में मिलेट कह दिया जाता है। तंबाकू की खेती के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। गन्ने की खेती के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो सिट्रस फ्रूट है जिसमें संतरा, मौसम्बी, ये जो फ्रूट्स वाली प्रजाति है, इसकी खेती के लिए भी ये मिट्टी बहुत उपयोगी है। इसके अलावा अलसी, जिसे लिनसीड कहा जाता है या फ्लैक्स सीड कहा जाता है, उसकी खेती के लिए भी ये काली मिट्टी बहुत उपयोगी है। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए ब्लैक सॉइल के बारे में। प्यारे बच्चों, लेटराइट सॉइल की बात करते हैं। सबसे पहले तो लेटराइट शब्द का मतलब क्या है? ये जो लेटराइट वर्ड है ना, एक लैटिन वर्ड लेटर से लिया गया है जिसका मतलब होता है ब्रिक अर्थात ईंट। भारत के कुल एरिया की बात करें तो 3.7% एरिया में लेटराइट सॉइल पाई जाती है। और इसका डेवलपमेंट या इसका फॉर्मेशन ऐसे जगह पे होता है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो और वहाँ रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो। ऐसे इलाकों में, ऐसे रीजन में लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल वाले रीजन में इसका फॉर्मेशन होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये रीजन कौन सा होगा। तो ये ट्रॉपिकल रीजन तो है। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो इलाका है ट्रॉपिकल रीजन या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इसी इलाके में ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सूटेबल एरिया है। हालांकि सब ट्रॉपिकल रीजन में भी कुछ मात्रा में पाई जाती है, लेकिन मुख्य तौर पर ट्रॉपिकल रीजन में ही ये लेटराइट सॉइल पाई जाती है। अब चूंकि ज़्यादा बारिश होती है जहाँ ये लेटराइट सॉइल पाई जाती है, तो इस सॉइल में लीचिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, इंटेंस लीचिंग होती है, जिस कारण से इस लेटराइट सॉइल में जो सिलिका और लाइम, जो कि पानी में घुलनशील होने वाले मिनरल्स हैं, तो सिलिका और लाइम जैसे जो मिनरल्स हैं पानी में घुलकर ज़मीन के या तो नीचे चले जाते हैं या वॉश आउट हो जाते हैं, लीच्ड आउट हो जाते हैं।
तो लीचिंग क्या होती है? लीचिंग ऑफ सॉइल एक बच्चों एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मिट्टी के अंदर जो भी मिनरल्स हैं, जो पानी में घुलनशील होने वाले मिनरल्स हैं, तो पानी की अधिकता के कारण वो पानी के साथ घुलकर या तो ज़मीन के नीचे चले जाएंगे, उनका रिसाव हो जाएगा, या तो वो बह जाएंगे। अब सिलिका और लाइम जो कि पानी में घुलनशील मिनरल्स है वो यहाँ से गायब हो गए हैं, तो इस मिट्टी में बच क्या जाता है? जो पानी में घुलनशील नहीं है ऐसे मिनरल जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, इनकी मात्रा अधिक हो जाती है। तो आयरन की मात्रा अगर अधिक है मिट्टी में तो स्वाभाविक सी बात है उसका कलर रेड होगा। तो इस लेटराइट सॉइल का भी कलर जो है वो रेड होता है। किसके कारण? आयरन और आयरन के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। अब एक बार मैप देखिए, ये किन इलाकों में पाई जाती है? मुख्य तौर पर वेस्टर्न घाट वाला इलाका और ईस्टर्न घाट वाले इलाके में ये पाई जाती है। तो अगर राज्यों की बात करें तो देखिए, कर्नाटक राज्य में ये पाई जाती है ये लेटराइट सॉइल, केरल राज्य में पाई जाती है, तमिलनाडु के अंदर पाई जाती है, और मध्य प्रदेश में भी कुछ इसका इलाका है जहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा उड़ीसा और आसाम के जो हिली एरिया है, पहाड़ी एरिया हैं, वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में किस चीज़ की कमी होती है? तो इस मिट्टी में बच्चों फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम और इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर, इनकी कमी होती है। अगर ऑर्गेनिक मैटर कम है तो ह्यूमस तो कम होगा ही होगा, और जो बचा खुचा ह्यूमस इसमें होता भी है ना, वो बैक्टीरिया खा जाते हैं। क्योंकि आप देखिए किस रीजन में ये पाई जा रही है, ऐसे रीजन में जहाँ बारिश ज़्यादा होती है, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ये ऐसा स्थान है जहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो अच्छे से पनपते हैं। तो इस मिट्टी में ज़्यादा बैक्टीरिया होने के कारण जो बचा खुचा ह्यूमस है उसको भी खा जाते हैं ये। और लेटराइट सॉइल की बात करें, बहुत कम ये फर्टाइल होती है, तो एक तरीके से देखा जाए खेती के लिए तो उपयुक्त नहीं है, लेकिन इसमें खाद और फर्टाइल डालने के बाद इसको कृषि योग्य बनाया जाता है और इस पर कृषि की जाती है। तो कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स हैं जो यहाँ पर उगाई जाती हैं? कॉफ़ी, चाय, रबड़, कोकोनट, इनकी खेती की जाती है। लेकिन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला वाले इलाके में अगर देखेंगे तो काजू की जो खेती है ना, वो बहुत बड़े पैमाने पे की जाती है इस मिट्टी पर। और प्यारे बच्चों, इस मिट्टी की खास बात एक और है कि हवा के संपर्क में आने के बाद ये मिट्टी हार्ड हो जाती है, और यही कारण तो है दक्षिण भारत वाले इलाके में देखेंगे बड़े पैमाने पे इस मिट्टी का प्रयोग करके ईंटें बनाई जाती हैं। तो लेटराइट सॉइल के बारे में इतनी चीज़ें याद रखिए। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिज़र्ट सॉइल, जिसे एरिड सॉइल भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। डिज़र्ट मतलब आप समझ सकते हैं रेगिस्तान, एरिड मतलब शुष्क, ऐसी मिट्टी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल में इसका परसेंटेज कितना है? तो 4.42% है इसका। कहाँ पाई जाती है भारत में? मैप में देखिए, जो राजस्थान का वेस्टर्न हिस्सा है, थार मरुस्थल वाला इलाका मुख्य तौर पर ये है, और हरियाणा और पंजाब में कुछ मात्रा में ये पाई जाती है, और गुजरात में जो रण ऑफ कच्छ वाला इलाका है ना, वहाँ ये मिट्टी पाई जाती है। इसका कलर देखेंगे तो आप रेड टू ब्राउन इसका कलर होता है। इसका टेक्सचर सैंडी होता है, इसमें जो पार्टिकल हैं वो सैंड के पार्टिकल की तरह होते हैं। अब इसके नेचर की बात करें तो सैलाइन नेचर की होती है, मतलब ये खारा मिट्टी है ये, इसमें नमक के पार्टिकल बहुत पाए जाते हैं, और कुछ जगह तो इतनी ज़्यादा खारी है, इतने ज़्यादा नमक इसमें पाया जाता है कि नमक का उत्पादन भी वहाँ से बड़े पैमाने पर होता है। उदाहरण के लिए सांभर लेक जो है राजस्थान की, वहाँ से तो नमक का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है। और इस सॉइल के बारे में जानते हैं, ये ऐसे जगह पर पाई जाती है जहाँ बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो और ड्राई क्लाइमेट हो, जहाँ बारिश बहुत कम होती हो, ऐसे रीजन में ये पाई जाती है। इसी कारण से इसमें मॉइस्चर की भी कमी होती है, नमी की इसमें बहुत कमी है। और वैसे भी ये सैंडी सॉइल है, इसमें पार्टिकल सैंड के पार्टिकल हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि पानी को होल्ड करने की क्षमता भी इसमें बहुत कम होती है। प्यारे बच्चों, इस सॉइल की खासियत यह है कि इस सॉइल में अगर नीचे की तरफ आप जाएंगे, जो नीचे जो होराइज़न है उसमें कैल्शियम की बहुत मात्रा पाई जाती है, और जिस कारण से यहाँ पर एक लेयर पाई जाती है कंकर और पत्थर की। कंकर जो होते हैं कैल्शियम की, जो कंकर हैं कैल्शियम कार्बोनेट, उसकी एक बेल्ट पाई जाती है, जिस कारण से जब सिंचाई के दौरान हम पानी देते हैं इस मिट्टी में, तो वो पानी
कंकर की जो बेल्ट है, जो कंकर की लेयर है, उसके नीचे पानी नहीं जा पाता, तो पानी कुछ देर मिट्टी को नमी करके रखता है और पौधों के डेवलपमेंट के लिए जो बहुत यूज़ होता है। अगर यही बेल्ट नहीं होती कैल्शियम की या कंकर की जो बेल्ट नहीं होती तो पानी नीचे पेनिट्रेट हो जाता। और इस मिट्टी में जो फास्फोरस की मात्रा एवरेज है, ठीक ठाक पाई जाती है, लेकिन नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस की बहुत कमी पाई जाती है इस मिट्टी के अंदर। लेकिन प्रॉपर अगर इरिगेशन करें अर्थात प्रॉपर सिंचाई की सुविधा अगर कर दें तो इस मिट्टी में कुछ फसलें उगाई जा सकती हैं, इसे कृषि योग्य बनाया जा सकता है। तो ये था प्यारे बच्चों एरिड सॉइल या डिसर्ट सॉइल। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सैलाइन सॉइल की बात करेंगे। सैलाइन सॉइल आप नाम से ही समझ सकते हैं कि जिस मिट्टी के अंदर साल्ट कंटेंट होगा उसे सैलाइन सॉइल कह देंगे। तो ये कोई स्पेशल मिट्टी नहीं है, जो आप मिट्टी पढ़ चुके हैं जैसे एल्यूवियल सॉइल, एरिड सॉइल, ब्लैक सॉइल, ये वही सब सॉइल हैं, बस उसमें अगर साल्ट कंटेंट आ गया तो ये सैलाइन सॉइल कह देंगे। तो सैलाइन सॉइल क्या है? सॉइल का एक नेचर है, अगर साल्ट कंटेंट है तो वो सैलाइन सॉइल कहलाएगा। इसके बाद ये जानिए इस मिट्टी को ऊसरा सॉइल के नाम से भी जानते हैं। देखिए प्राचीन काल में ना दो प्रकार की ही मिट्टी होती थी, दो प्रकार से ही मिट्टी को क्लासिफाइड किया जाता था। जो फर्टाइल है उसे उर्वरा कह दिया जाता था और दूसरी जो बंजर टाइप है उसे ऊसर कह दिया जाता था। तो ये ऊसर सॉइल ही कह सकते हैं आप, या इंग्लिश में इसे ऊसरा सॉइल कहते हैं। तो सैलाइन सॉइल एक ऊसरा सॉइल का एग्जाम्पल है। इस मिट्टी के अंदर भारी मात्रा में सोडियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है, इसी कारण से ये इनफर्टाइल है। कारण क्या है कि मिट्टी में साल्ट कंटेंट आने का कारण, मेन कारण क्या है? मेन दो कारण समझिए, एक ड्राई क्लाइमेट और दूसरा पुअर ड्रेनेज सिस्टम। अगर ड्राई क्लाइमेट की बात करें, भारत के अंदर ऐसे एरिड और सेमी एरिड रीजन जहाँ पर बारिश कम होती हो या ना के बराबर होती हो, वहाँ की मिट्टियों में साल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है। कारण क्या है? जैसे अगर मान लीजिए ऐसे रीजन में थोड़ा बहुत जो पानी है उसमें अगर साल्ट कंटेंट है तो जो पानी होगा वो वाष्पित हो जाएगा, वेपोरेट हो जाएगा, तो उसमें बचा हुआ जो साल्ट है वो मिट्टी में मिल जाएगा, तो मिट्टी में साल्ट की अधिकता हो जाएगी। और पुअर ड्रेनेज से आप क्या समझ पा रहे हैं? ऐसे इलाके जहाँ पर पानी पास नहीं हो पाता, ज़मीन में ही फंसा रह जाता है, या आप कहें जैसे दलदली क्षेत्र, स्वैम्पी एरिया, तो वहाँ पे क्या होगा? अगर पानी में साल्ट कंटेंट है तो पानी वाष्पित हो जाएगा और उसमें जो बचा हुआ साल्ट मिट्टी में मिल जाएगा, तो वहाँ की मिट्टी में भी साल्ट कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा। दिमाग में ये रखिएगा, जो साल्ट है वो पानी में घुलनशील होता है, पानी में सोल्यूबल होता है। अगर मैं आपसे पूछूं भारत के अंदर कहाँ कहाँ ये मिट्टी पाई जाती है, तो मुख्य तौर पर जो वेस्टर्न गुजरात वाला इलाका है, जो रण ऑफ कच्छ वाला इलाका है ये, और दूसरा ईस्टर्न जो कोस्ट वाला इलाका जहाँ डेल्टा पाए जाते हैं, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा के जो डेल्टा वाला इलाका है वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। और तीसरा सुंदरबन का वो इलाका जो वेस्ट बंगाल में है, वहाँ भी ये मिट्टी पाई जाती है। समझने का प्रयास करें। अगर बात करें वेस्टर्न गुजरात की या रण ऑफ कच्छ की बात करें, तो वहाँ पे जो साउथ वेस्टर्न मानसून आता है ना, उसके कारण साल्ट पार्टिकल की एक चादर सी बिछ जाती है उस एरिया में। साल्ट पार्टिकल की क्रस्ट की तरह एक डिपॉजिट हो जाता है उस एरिया में। किसके कारण? मेन कारण साउथ वेस्टर्न मानसून। तो आप तो कहेंगे सर साउथ वेस्टर्न मानसून जो बारिश का पानी होता है उसमें तो साल्ट कंटेंट होता नहीं, तो साल्ट कंटेंट कैसे हो गया? देखिए प्यारे बच्चों, क्योंकि ये समुद्र के किनारे वाला इलाका है, जब अधिक बारिश होगी तो समुद्र का पानी भी तो इस एरिया में आ जाएगा, तो समुद्र के पानी में साल्ट कंटेंट होता है ना, तो वो साल्ट कंटेंट इस ज़मीन के, इस भूमि के ऊपर एक क्रस्ट की तरह बिछ जाएगा। तो ये मेन कारण है रण ऑफ कच्छ वाले इलाके में साल्ट पार्टिकल के आने का, तो वहाँ की मिट्टी साल्टी मिट्टी हो जाती है, सैलाइन सॉइल हो जाती है। दूसरा डेल्टा और सुंदरबन वाले इलाके देखिए, तो ये भी तो समुद्र के किनारे हैं। समुद्र का पानी जब इस इलाके में अंदर आ जाता है और यहीं फंसा रह जाता है, तो समुद्र के पानी के जो साल्ट कंटेंट है वो भी इस ज़मीन का हिस्सा बन जाते हैं और यहाँ की मिट्टी साल्टी मिट्टी हो जाती है या सैलाइन सॉइल हो जाती है। तो ये तो समझ में आ गया। इसके अलावा प्यारे बच्चों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जो जलोढ़ मिट्टी वाले प्रदेश हैं
मुख्य तौर पर ऐसे क्षेत्र जहाँ सिंचाई बहुत ज़्यादा की जाती है, बहुत अधिक मात्रा में सिंचाई की जाती है, स्पेशली जो हरित क्रांति वाले क्षेत्र हैं ना, वहाँ भी साल्ट कंटेंट आ जाता है, मिट्टी में साल्ट आ जाता है। वहाँ कारण क्या है? वहाँ पर कैपिलरी एक्शन देखने को मिलता है। तो मुख्य तौर पर ऐसे रीजन जो ड्राई क्लाइमेट वाले रीजन है ना, तो वहाँ पे कैपिलरी एक्शन देखने को मिलेगा। कैसे? कैपिलरी एक्शन के तहत ज़मीन से जो पानी है वो ऊपर की तरफ आता है और अपने साथ साल्ट कंटेंट भी लाएगा, क्योंकि साल्ट जो है वो पानी में घुलनशील है। तो साल्ट पानी के साथ ऊपर आएगा और पानी ऊपर आकर इवेपोरेट होकर, वाष्पित होकर ऊपर चला जाएगा और साल्ट कंटेंट नीचे ही रह जाएगा और मिट्टी में साल्ट पार्टिकल अधिक हो जाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है, ये मिट्टी की एक प्रॉब्लम है। इसको दूर भी किया जा सकता है, जैसे जिप्सम का प्रयोग करके जो सैलाइन सॉइल है इसमें साल्ट की मात्रा कम की जाती है, या लाइम का भी प्रयोग किया जाता है, या इसके अलावा अगर ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव कर दें फिर भी साल्ट की कमी की जा सकती है उसमें। और इसके अलावा जो साल्ट रेजिस्टेंस क्रॉप्स होती हैं, ऐसी फसलें जो साल्ट रेजिस्टेंस हैं, उनको भी उगाया जा सकता है, जैसे बरसीन मान लीजिए। तो ऐसी फसलों को भी उगाकर उस ज़मीन में साल्ट कंटेंट को कम किया जा सकता है। इसके अलावा लीचिंग ऑफ सॉइल के कारण भी साल्ट की मात्रा कम की जा सकती है, क्योंकि लीचिंग ऑफ सॉइल से क्या होगा, अधिक मात्रा में पानी से जो साल्ट कंटेंट होगा पानी में घुलनशील होकर पानी के साथ बह जाएगा या ज़मीन के नीचे चला जाएगा। तो ये था प्यारे बच्चों सैलाइन सॉइल। प्यारे बच्चों, बात करते हैं पीटी सॉइल की, जिसे पिटमे मृदा या दलदली मृदा भी कहते हैं। चूँकि नाम से ही पता लग रहा है ये दलदली मृदा है, तो ये कैसे क्षेत्र में पाई जा सकती है? ऐसा क्षेत्र जहाँ बहुत हेवी रेनफॉल होता हो, और ऐसा क्षेत्र जहाँ की ह्यूमिडिटी भी बहुत हाई हो। ह्यूमिडिटी का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि जो पानी वाष्पित होकर हवा में घुल जाता है, तो जितना ज़्यादा पानी हवा में घुल जाएगा वाष्पित होकर, उस क्षेत्र की ह्यूमिडिटी उतनी ही अधिक होगी। तो हाई रेनफॉल और हाई ह्यूमिडिटी वाले रीजन में ये दलदली मिट्टी पाई जाती है। तो अगर रेनफॉल अधिक हो रहा हो तो स्वाभाविक सी बात है वनस्पति की वृद्धि अधिक होगा, मतलब जो वेजिटेशन का जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा होगा, पेड़ पौधों का जो ग्रोथ है वो बहुत अधिक होगा। तो इसका मतलब वहाँ जीव जंतु भी बहुत सारे पाए जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि उस क्षेत्र में पेड़ पौधों जीव जंतुओं के अवशेष भी बहुत सारे होंगे, और यही तो होता है ऑर्गेनिक मैटर। तो इसका मतलब यहाँ ऑर्गेनिक मैटर भी बहुत अधिक होगा। इतना अधिक होगा कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि 40 to 50% ऑर्गेनिक मैटर होता है वहाँ की मिट्टी में। इतना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है। अगर ऑर्गेनिक मैटर अधिक है तो क्या ह्यूमस अधिक नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा, क्योंकि ह्यूमस क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर जब डिकम्पोज हो जाता है पूरी तरीके से तो वो ह्यूमस में बदल जाता है। और इसके अलावा इस पीटी सॉइल की खासियत ये है ना कि बाकी अन्य सॉइल्स की अपेक्षा ये हैवी होती है। इसका कलर भी आप देखेंगे लगभग ब्लैक कलर की ये मिट्टी पाई जाती है। कुछ जगह पर तो ये मिट्टी एल्कलाइन भी है। मैप में आप देखिए किस रीजन में मुख्य तौर पर ये पाई जाती है। ये बिहार का नॉर्थ साइड, इसके अलावा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का जो दक्षिणी हिस्सा है, मुख्य तौर पर आप देख सकते हैं ये तराई वाला रीजन ही तो है। जो हमने नॉर्थ प्लेन पढ़ाते समय आपको तराई रीजन पढ़ाया था ना, जो 4 रीजन पढ़ाए थे उसमें तराई रीजन की भी बात की गई थी, ये वही रीजन है। इसके अलावा जो कोस्टल एरिया है मुख्य तौर पर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु, इस रीजन में भी ये पीटी सॉइल पाई जाती है। नेक्स्ट सॉइल की बात करते हैं, फॉरेस्ट सॉइल अथवा माउंटेन सॉइल, वन अथवा पर्वतीय मिट्टी। नाम से ही पता लग रहा, ये मिट्टी मुख्य तौर पर हिली और माउंटेनियस एरिया में पाई जाती है। ये वैसे एरिया में पाई जाती है जहाँ पर सफिशिएंट मात्रा में रेन फॉरेस्ट अवेलेबल हों। और इस सॉइल के टेक्सचर की अगर बात करें तो अलग अलग पर्वतीय क्षेत्र में इसका जो टेक्सचर है वो अलग अलग होता है, वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से ये वेरी करता है। जैसे अगर वैली रीजन में आ जाएं, वैली रीजन आप समझ पा रहे हैं, पहाड़ों के बीच का जो स्थान है वैली साइड, जो वैली रीजन है, यहाँ पे जो सॉइल के पार्टिकल देखे जाते हैं ये बहुत ही पतले होते हैं, छोटे पार्टिकल होते हैं। मुख्य तौर पर
लोमी सॉइल और सिल्टी सॉइल यहाँ अधिक होते हैं। तो ये फर्टाइल होती है, ये मिट्टी फर्टाइल होती है। लेकिन पहाड़ों के स्लोप पर आप देखेंगे ना, तो पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं, मिट्टी के पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं, कह सकते हैं कोर्स ग्रेन पार्टिकल पाए जाते हैं, तो ये फर्टाइल नहीं होते। और इस पर्वतीय मिट्टी की खासियत यह है कि ह्यूमस की तो कमी होती है। अगर बात करें जो वैली साइड में जो फर्टाइल मिट्टी की हमने बात की थी, वहाँ थोड़ा बहुत ह्यूमस पाया भी जाता है, जबकि स्लोप वाले एरिया में ना के बराबर ह्यूमस पाया जाता है। और हिमालय का वो क्षेत्र जो पूरी तरीके से बर्फ़ से ढका रहता है, उसके नीचे जो ज़मीन है, जो सॉइल है, उसका डेनुडेशन होता है। डेनुडेशन मतलब आप समझ पा रहे हैं कि एक ऐसा प्रोसेस